Subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टेस्टबुक.com के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आरजू कक्कड़ है और इस सेशन में मैं जिस टॉपिक के साथ डिस्कशन करने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है इंडिया रिलीजेस ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है सब जानेंगे, अच्छे से इसका एनालिसिस करेंगे। इससे देखो काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपके कमिंग प्रीलिम्स में भी बन सकते हैं, आपके मेंस में भी बन सकते हैं। हम लोगों ने ये पॉलिसी क्यों इनैक्ट करी है, हमारे लिए इसका बेसिकली इस पॉलिसी के हाइलाइट्स क्या हैं, हमारा इंटरेस्ट क्या है इस रीजन में, और इससे एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आर्कटिक काउंसिल है, उसके मेंबर कौन है। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे यूपीएससी के तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि सपोज कोई भी एक जगह कोई भी एक काउंसिल दे दी, उसके मेंबर्स पूछ लिए। तो हर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे 2020 में हुआ हो या 2019 या आज से 10 साल पहले का भी पेपर उठा के देख लेना, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ये कैसे बता रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस के हेल्प से। प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस हम हर रोज शाम को 4 बजे करते हैं। वहां पर सब बच्चे अपने आंसर जो है मेंशन करते हैं, आप उस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ये देखो, ये जो आर्कटिक पॉलिसी की बात करी जा रही है, नाम से ही जब हम अपने सिलेबस को याद करते हैं तो हमें समझ आना चाहिए। ऑब्वियसली अगर इंडिया जो है कोई पॉलिसी ऐसे बना रहा है, रिलीज कर रहा है, तो हमें दिमाग में सबसे पहले एक चीज चमकनी चाहिए कि क्यों। हर चीज का सवाल क्यों से देखो कि ये पॉलिसी बनाई है तो हमारा क्या इंटरेस्ट है, क्यों बनाई है। मतलब तब आपकी चीजें जो हैं, जब ऐसा माइंड चलेगा, थिंकिंग चलेगी, कभी भी कोई भी टॉपिक देखो तो उसका क्यों जो है वो जरूर देखना। और उसके बाद अगर वो आर्कटिक की बात कर रहा है तो उसका मैप में जाके देखना। इस कंप्लीट इसको आपको इस सेशन के एंड तक सारी जानकारी मिल जाएगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस के पर्सपेक्टिव में हो। बीच बीच में बताती जाऊंगी कि कैसे आप इसको यहाँ से प्रीलिम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ आप इसको मेंस में मेंशन कर सकते हो, आपका क्या ओपिनियन, आपकी क्या थिंकिंग। बिना टाइम लिए सेशन को स्टार्ट करती हूं और डिस्कस करते हैं इस पॉलिसी के बारे में। जो ये ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी जो भी सरकार ने रिलीज करी है, इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देती हूँ। टेक्स्ट बुक आपके लिए टेक्स्ट बुक पास लेकर आया है। ये पास सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज में है, डील ऑफ द मंथ है। इस पास के अंदर आपको 12,000 प्लस मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, साथ ही साथ 100 प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत अच्छा ऑफर है, साल भर के लिए मिलेगा। और इसके साथ एक एडिशन में आपको 3 मंथ्स के लिए गाना का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी फ्री मिलेगा। तो आप टेक्स्टबुक की साइट पर जा सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस पास को अवेल कर सकते हो। अब जिस पॉलिसी की, जिस ड्राफ्ट की मैं बात कर रही हूँ उसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखो क्या है, इंडिया ने रिसेंटली, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो रिलीजियसली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी रिवीजन में भी ऐड होंगी और आपका एक और पर्सपेक्टिव बढ़ाएंगी कि अगर मैंने सपोज न्यूज़पेपर में ये देखा ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी, तो क्या मैंने इस तरीके से सारे पॉइंट्स कवर कर लिए थे जो हमने इस सेशन में किए हैं, हम कहाँ लैग कर रहे हैं, ये सब चीजें समझना जरूरी है। अब यहाँ पर इंडिया ने जो पॉलिसी जो है, ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी जो है इसको रिलीज किया है, ये इंश्योर करता है कि आर्कटिक रिसोर्सेज, जो भी आर्कटिक जगह है वहां पर जो रिसोर्सेज हैं उसको सस्टेनेबली यूज किया जाए और उस रिसोर्सेज को और एक्सप्लोर किया जाए। अभी इसको और अच्छे से जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ इंडिया ने अभी क्या किया है। गोवा में एक सेंटर है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। तो बेसिकली इसको डेजिग्नेट किया है कि बाकी और भी जो भी नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करे। कोऑर्डिनेट करने के बाद कोऑर्डिनेट किस में करना है कि ये जो आर्कटिक रीजन है यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च हो और कैपेसिटीज जो हैं वो एनहांस हो। तो कंप्लीट इसकी जानकारी, इसको अच्छे से एनालिसिस करने के लिए इसको यहाँ पर साइंटिफिक बॉडीज के साथ जब हम कोलैबोरेट करेंगे, ये जो बेसिकली ये जो सेंटर है, जो गोवा बेस्ड सेंटर है, तो जब बाकी और साइंटिफिक बॉडीज के साथ कोलैबोरेट करेगा, किस लिए कोलैबोरेट करेगा, ताकि जो आर्कटिक जगह है वहां पर आप और क्या कर सकते हो, रिसर्च जो है वो कर सकते हो। अब रिसर्च किस बेस पे करनी है, क्या पिलर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पिलर्स ना। जब आपको ध्यान में सिर्फ इतने ही रहेंगे तो आप इससे अपनी एक थिंकिंग डेवलप कर सकते हो और साथ साथ आप भी सोच सकते हो कि ये पिलर्स जो हैं आर्कटिक पॉलिसी के अंदर मेन क्यों मेंशन किए जा रहे हैं, किस मकसद से मेंशन किए जा रहे हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। और ये पिलर्स ध्यान में भी रहने चाहिए। आप ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आर्कटिक पॉलिसी पे मेंस में पूछा जा सकता है यूपीएससी में। और यहाँ पर बहुत अच्छा फायदा ये है, देखो
ये जो पॉइंट्स में लिखा हुआ है ना, आपका मेंस का आंसर आप कैसे लिखते हो वो उस पर भी बहुत मतलब आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। देखो पॉइंट्स फॉर्म में अगर आपको 5 पॉलिसी के पिलर्स पता है, सीधा सीधा ये पिलर्स लिख दिए, तो आपका जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि आपको सब जो है पता है, और आंसर जो है आपको वहां पर 150 या 250 वर्ड्स में सब कुछ जो है वो मेंशन करना रहता है। तो किस तरीके से मेंशन करोगे ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये पॉलिसी अगर मैं आपको बताऊं तो इस पॉलिसी के पिलर्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन मीन्स में आ सकता है। इस पॉलिसी पे यहाँ पर ये मेंशन करना जरूरी हो जाएगा। इस पॉलिसी में ये सबसे पहली बात तो यही है कि वहां पर साइंस एंड रिसर्च हो, साइंटिफिक इंटरेस्ट है हमारे वहां पर, तो उन सब की एक्सप्लोरेशन जो है वो करनी जरूरी है। जैसे हमने वहां पर क्या है, इंडिया ने हिमाद्री रिसर्च सेंटर जो है वहां पर जो है वो एस्टेब्लिश किया, हिमाद्री रिसर्च सेंटर। वहां पर इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करी जाए, ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी, जो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आसपास का एरिया है उसे कैसे वहां पर हमारी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, साथ साथ इंटरनेशनल कॉपरेशन और गवर्नेंस, ये कुछ इसके 5 पिलर्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आर्कटिक रीजन है ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर हमारे एनवायरमेंटल इंटरेस्ट बोल सकते हो, या फिर साइंटिफिक इंटरेस्ट बोल सकते हो, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट बोल सकते हो, ये सारी चीजें जो हैं आप मेंशन कर सकते हो आपके मीन्स में। यहाँ पर बोला जाता है कि 22% वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज हैं जो भी अनएक्सप्लोर्ड हैं मिनरल और ऑयल के, वो यहाँ पर हैं, जिन पे अभी रिसर्च करना, या फिर अगर हमें पता है तो यहाँ पर पहुंचना, बेसिकली इन सब पे जो बात करी जाती है, उन रिसोर्सेज को और एक्सप्लोर करने की बात करी जाती है। तो काफी इंटरेस्ट है, और साथ साथ क्या थ्रेट्स पड़ रहे हैं इस जगह पे क्लाइमेट चेंज के होने के चलते, तो किसी भी चीज को अच्छे से एनालिसिस करना जरूरी है। आर्कटिक की बात करी जा रही है तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज पे वहां क्या इफेक्ट पड़ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के हाइलाइट्स क्या हैं, हाइलाइट से आप और अच्छे से समझोगे। पिलर्स बता दिए, पिलर्स को ही अगर मैं फर्दर एक्सपैंड करूं तो यहाँ पर आप देखो पॉलिसी क्या चाहती है, साइंटिफिक रिसर्च हो वहां पर, ऑयल एंड गैस जो मैं आपको बता रही हूँ कि 22% अभी ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड के अनएक्सप्लोर्ड रिसोर्सेज जो हैं वो वहां पर हैं। तो इन मिनरल और ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन पे और ज्यादा काम करने के लिए, इस पे रिसर्च करने के लिए ये पॉलिसी जो है लाई गई। यहाँ पर इसकी बात करी जाती है, टूरिज्म की बात करी जा रही है जो कि सस्टेनेबल हो। साथ ही साथ तो इंडिया का आर्कटिक मिशन है उसके जो गोल्स हैं उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया, उसकी एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, क्लाइमेट रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई चेंजेस हो रहे हैं, साथ साथ हमारे यहाँ पर हम इंडिया को कैसे लिंक कर रहे हैं, जैसे हमारा 3rd पोल जैसे हिमालयाज, तो इनको इनके साथ कोलैबोरेट करके स्टडी करना, हिमालयाज और आर्कटिक की। आर्कटिक जो है हमारे लिए कैसे लिंक करता है, इंडियन मॉनसून और आर्कटिक के बीच में क्या लिंकेज है, इन सब पे जो स्टडी है बेसिकली वो इस पॉलिसी का भी हाईलाइट है। साथ साथ अगर मैं और बात करूं, जैसे हाँ अभी मैं आपको यही बता रही थी कि ये पॉलिसी और क्या कहती है, हार्मोनाइज पोलर रिसर्च विद द 3rd पोल, जो हमारे हिमालयाज हैं उनमें और इनमें हम लोग जो है साथ साथ इनकी एक कंबाइंड स्टडी करें, एडवांस स्टडी करें और आर्कटिक को समझें। आर्कटिक को समझना एक बात है, लेकिन आर्कटिक को विद इन इंडिया उस पर्सपेक्टिव से समझना कि आर्कटिक और इंडिया को आप साथ साथ लेकर चल रहे हो, इंडियन मॉनसून्स को उससे लिंक कर रहे हो, उसको एक कोलैबोरेटिव स्टडी जैसे हम बोलते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग, एक एडवांस स्टडी जो है वो इस पॉलिसी में हाईलाइट करी गई है। साथ साथ ये पॉलिसी जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लोर करना, अपॉर्चुनिटीज कैसे, नेचुरल गैस, मिनरल्स को एक्सप्लोर करना आर्कटिक से, और बाकी जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया जैसे ऑफशोर एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, पोर्ट्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, इन सब पे वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट या आइडेंटिफाई करना कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो ये सारी कंबाइंड अप्रोच जो है वो इस पॉलिसी के अंदर है। इन चीज़ों को याद रखना, समझना, ध्यान में डालना, अपना ओपिनियन फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी तो आप अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर पाओगे सरकार ने ये पॉलिसी क्यों बनाई है, और सीधा सीधा मेंस में इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हो अपने जीएस पेपर 2 में, पेपर 3 में, ठीक है। और साथ साथ जब आप ये ऑब्वियसली जब आर्कटिक के बारे में पढ़ रहे हो तो मैप में आर्कटिक देखना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ से आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो जैसे मैं आपको बता रही थी कि वार्मिंग का, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज का आर्कटिक पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सी लेवल राइज हो रहे हैं, वहाँ की जो वेजिटेशन है, टुंड्रा वेजिटेशन, ट्रीलेस जिसको बोलते हैं, वो डेटेरिएट हो रही है, बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट मिलेगा, ये सब पॉइंट्स हमें वैसे भी पता रहते हैं। जो वहाँ का इंडिजीनियस कल्चर है, जो उसकी जो है एक्सटेंशन, वहाँ पर इस कल्चर की जब एक्सटेंशन हो रही है क्लाइमेट चेंज के चलते, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ज़्यादा नहीं हो रही हैं, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर बताया जाता है कुछ 40 अलग अलग कुछ कल्चर्स की बात ऐसे कुछ करी जाती है, तो
वो जो बेसिकली उनका जो एक्सटेंशन है वहाँ पर, तो इन सब की बात करी जा रही है। क्लाइमेट चेंज के चलते सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, सी लेवल राइज होना, वहाँ की वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होना, इन सब की बात जो है वो करी जाती है। ये इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का उस रीजन पे पड़ रहा है। तो जो आर्कटिक काउंसिल्स बनाई जा रही हैं, आर्कटिक काउंसिल का काम क्या है, आर्कटिक काउंसिल क्यों बनाई जा रही है, आर्कटिक काउंसिल के अंदर मेंबर्स कौन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इन सब पे अब, और हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ऐसे रीजन के अंदर इसको कैसे आप वापस से बेसिकली क्या कह सकते हो कि रिस्टोर करके रखना, कि ऐसा कुछ ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है ऐसे रीजन के अंदर तो ये चिंता है, सबको है। तो ऐसी पॉलिसीज बनाना कि हम इसको कम कर सके, रिड्यूस कर सके, प्रिजर्व कर सकें। आर्कटिक काउंसिल की बात करूं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बात यहाँ पर क्या है, लिंकेज की। जैसे सिर्फ पेपर में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक ड्राफ्ट आया है रिगार्डिंग इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी, आपने वो पढ़ लिया, न्यूज़ में आया कुछ एक पैरा होगा, आपने पढ़ा, आपने क्या बोला कि आज ये न्यूज़ में था, मैंने आर्कटिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा है। लेकिन क्या आपने जब वो न्यूज़ में आया है तो उसको कंप्लीट तरीके से पढ़ा है? क्या गूगल पे गए हो, आर्कटिक के बारे में सर्च किया, अपनी एटलस खोली, मैप में आर्कटिक देखा, आर्कटिक काउंसिल के बारे में जान लिया, आर्कटिक काउंसिल में और क्या क्या थ्रेड्स पढ़ रहे हैं, कुछ वो जो रिसर्च है ना वो करनी ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर देखो आर्कटिक काउंसिल की अगर मैं बात करूँ तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल एक फोरम है जो कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटरैक्शन प्रमोट करती है आर्कटिक स्टेट्स में, वहाँ के इंडिजीनियस पीपल में और वहाँ के इनहैबिटेंट्स में। 1996 के अंदर ओटावा डिक्लेरेशन जो है उसके तहत ये जो फोरम है, जो काउंसिल है, ये बनाई गई थी। यूपीएससी में प्रीलिम्स में आपसे सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा कि ये जो डिक्लेरेशन है, ओटावा डिक्लेरेशन, देखो न्यूज़ में अगर है आर्कटिक काउंसिल आर्कटिक पॉलिसी तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये ओटावा डिक्लेरेशन जो है ये किससे एसोसिएटेड है। तो सवाल आंसर तो सीधा सा है आर्कटिक, ऑब्वियसली जो आर्कटिक काउंसिल से एसोसिएटेड है ये। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसके इस डेप्थ तक एनालिसिस करेंगे जितनी पेपर हमसे डिमांड करता है। और ऑब्वियसली आज पेपर, सपोज हम जनवरी में बात कर रहे हैं, फेब में स्टार्ट कर रहे हैं, तो पेपर जून में है। आप तब तक, अभी तो आपको 5 दिन के लिए भी ध्यान रह जाएगा कि कहीं मैंने पढ़ा था, लेकिन क्या वो 6 महीने तक आपको ध्यान रहेगा थिंकिंग इन माइंड की इतना सिलेबस है, इतनी चीज़ें याद करने वाली रहती हैं? तो इन चीज़ों के सिर्फ छोटे 1 लाइनर नोट्स बनाओ, यहाँ पर साथ साथ लिख दो जो भी आपको इस सेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, बिल्कुल छोटे। वैसे तो ऑब्वियसली पूरा सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस के पर्सपेक्टिव से भी है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी है, लेकिन वो चीज़ें जो आपको लगता है आपको बैक टू बैक रिवाइज करने की ज़रूरत है, जो बिल्कुल 1 लाइनर आपको लगते हैं, जैसे यहाँ पे आपने लिख लिया ओटावा डिक्लेरेशन, अगर आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो तो साथ साथ, और यहाँ पर लिख लिया आर्कटिक काउंसिल। बस इतना सा आपको काम करना है ताकि कल को इतनी बड़े बड़े नोट्स नहीं बने, एज इट इज़ वापस जो है कॉपी पेस्ट कर दिया। सिर्फ एक छोटे से एक पेपर ले लिया, उस पेपर के अंदर ऐसे लाइन बाय लाइन जो भी हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उसका अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो आप साथ साथ 1 लाइनर चीज़ें जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंडेक्स हो गई, कोई रिपोर्ट हो गई, किसी स्पीशीज़ के बारे में हो गया, तो ऐसे उसको लिखते जाओ, ध्यान रहेगा। और एट द एंड ऑफ डे जो भी आज आपने किया है, जो भी ये वीडियो सुनने के बाद, उसको रिवाइज कर लो एक बार, देख लो एक बार, या फिर सेशन खत्म होने के बाद देख लो, या फिर रात को सोने से पहले, जैसा भी आपका शेड्यूल है, तो उसको एक बार देख लो कि आपने दिन में आज क्या क्या कवर किया था। साथ साथ देखते जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और अगर मैं आर्कटिक काउंसिल की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चेयरमैनशिप पे सवाल वैसे भी पूछे जाते हैं हर साल यूपीएससी में। अगर अब तो ये न्यूज़ में है तो आपको जानना चाहिए, जो आर्कटिक काउंसिल की जो चेयरमैनशिप है वो एवरी 2 ईयर्स आर्कटिक स्टेट्स के बीच में रोटेट होती रहती है। यूपीएससी बस यहाँ पर इस 2 को कर देगा 1, ठीक है, और यहाँ फिर हो जाएगा आंसर गलत। तो इसको ध्यान रखना कि जो चेयरमैनशिप है वो हर 2 साल बाद जो भी आर्कटिक स्टेट्स होते हैं उसमें रोटेट करती है। और जो फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने आर्कटिक काउंसिल को चेयर किया था वो थी कनाडा। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ऑब्जर्वर है आर्कटिक काउंसिल का, जो 2013 में बना था, और इसकी मेंबरशिप रिन्यू हुई फॉर अनदर 5 ईयर टर्म 2018 में। आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यूपीएससी में सवाल पूछा जाता है और पूछा गया भी है, हर साल पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो समझ आएगा। अब आपको क्या पता अभी इस टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट है? हमने तो सब कुछ अच्छे से रट लिया, लेकिन ध्यान दे दिया, लेकिन कितनी चीज़ें ऐसे कर लोगे, वो तो गधा मजदूरी हुई। बट यहाँ पर बात इतनी सी है कि स्मार्ट वर्क आपका यही कहेगा कि हर चीज़ को रटना नहीं है, हर चीज़ बस ये है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा नहीं है।
इतनी हार्डवर्क नहीं करनी है, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करनी है। अगर आप पेपर खोलोगे तो आपको पता है चेयरमैनशिप पे सवाल पूछा गया है, आर्कटिक काउंसिल के मेंबर पे पहले ऐसे सवाल पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ के चांसेस ज़्यादा है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पर मेंबर्स का आप कोई अपना निमोनिक बना सकते हो। देखो जैसे मैंने बताया ओटावा डिक्लेरेशन जो है वो इससे रिलेटेड है, इस काउंसिल से, और इस मेंबर्स के इनके ध्यान जो है वो नाम रखने के लिए कनाडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशियन फेडरेशन, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको आप कैसे ध्यान में रख सकते हो, ये देखो ऐसे आर्कटिक काउंसिल के पास पास ऑब्वियसली जो आर्कटिक ओशन है, जो नॉर्थ पोल है, उसके आसपास देखो क्या क्या है। और अपना मैप आज खोलो, मैप खोलोगे तो साथ में देखना नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन कहाँ है, बेरिंग सी कहाँ पर है, इसके आस जब मैप खोलोगे तो एक चीज़ देखने जाओगे, चार अपने आप ही आपको नजर आएंगी आपके आंखों के सामने। और आर्कटिक काउंसिल को ऐसे ध्यान में रख लेना जैसे सर्कल के आसपास कि इसके पास पास कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं, कनाडा, डेनमार्क, और ऐसे चलेंगे तो फिर आइसलैंड यहाँ है, नॉर्वे यहाँ है, स्वीडन यहाँ है। देखो जब ये चीज़ देख रहे हो ना तो साथ साथ आर्कटिक काउंसिल तो कवर कर ही रहे हो, लेकिन ये भी मैप में आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कहाँ पर हैं, इनके आसपास क्या है। स्वीडन और नॉर्वे आपस में कहाँ हैं, क्या अटैच करते हैं, लैंडलॉक कंट्रीज हैं या फिर किससे बाउंड्री शेयर करते हैं। फिनलैंड यहाँ, रशिया यहाँ और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो यहाँ। तो ये सब जो है आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स हैं। और बाकी जो ऑब्जर्वर स्टेटस है जिन जिन कंट्रीज को मिला हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से इंडिया को भी मिला था 2013 में। और किसी भी कंट्री का नाम डाल दिया जाएगा कि इटली, जापान, कोरिया या फ्रांस या यूके, इनमें से किसको कौन जो है ऑब्जर्वर स्टेटस है या कौन जो है मेंबर है। G20 पे सवाल पूछा गया था कि G20 का बेसिकली कौन है, कितने मेंबर्स हैं, एक क्वेश्चन बना दिया। एशियान पे रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि एशियान के मेंबर्स के बारे में पूछा जा चुका है सवाल। तो ये काउंसिल्स हैं और इन पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इनके मेंबर्स पे, तो अगर ये न्यूज़ में है तो अनडाउटेडली यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा और होगा, तो इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। ये मैंने आपको मैप में दिखा दिया है। आर्कटिक की बात करूँ तो यहाँ पर देखो आर्कटिक रीजन अपने मैप में देखो, रशिया, अलास्का, कनाडा, ये एक पोलर रीजन है जो अर्थ के नॉर्थ मोस्ट पार्ट पे है। ये बाकी जगहें फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे कहाँ कहाँ पर हैं, इनके आसपास जो सी हैं ये कैसी कंट्रीज हैं। तो ये सब आपको आर्कटिक किससे कंसिस्ट करता है, यहाँ पर और क्या है हमारे इंडिया का, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि क्या इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर, हम लोग कैसे यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इस रीजन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर एनवायरनमेंट इंटरेस्ट, हम कैसे इंडियन मॉनसून को जो यहाँ से बेसिकली इन मॉनसून्स को इन आर्कटिक से कैसे लिंक कर सकते हैं, नॉर्थ पोल को हमारे थर्ड पोल के साथ कैसे एडवांस स्टडी कर सकते हैं। आर्कटिक रीजन के अंदर मैंने अभी आपको बताया हिमाद्री रिसर्च स्टेशन जो है वो हमने लिया। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं हमारे यहाँ पर, मिनरल और गैसेस यहाँ पर हैं जिनको और एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और रखनी है, और कोई मुश्किल बातें नहीं है। ये आपका इंटरेस्ट जो है आपको डेवलप करेगा और आपके न्यूज़पेपर रीडिंग आपको बहुत अच्छे से जैसे जैसे आप पढ़ोगे विद टाइम आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका ओपिनियन, आपकी थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी और चीज़ों को कैसे कवर करना है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मेरा सिर्फ आज का आपके लिए होमवर्क इतना रहेगा कि जाकर आर्कटिक रीजन जो है अपने मैप में देखना और आर्कटिक काउंसिल के जो भी ऑब्जर्वर स्टेट्स और मेंबर हैं उनको आज अच्छे से याद कर लेना। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, कंप्लीट कवरेज जो हमने करी है आपको समझ आई होगी कैसे चीज़ों को मेंशन करना है। वापस से मिलूंगी एक और टॉपिक के साथ, उसका अच्छे से एनालिसिस करेंगे। टिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और स्मार्ट वर्क करो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।